नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 19 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। तूड़ी में छिपा रखी थी चरस और अफीम की बड़ी खेप। ऊना में नारकोटिक्स के जाल में फंसा तस्कर। ऊना जिला में लगातार पांव पसार रहे नशा माफिया की कमर तोड़े के लिए हिमाचल प्रदेश सीआईडी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी के तहत एनटीएफ की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने बुधवार देर शाम जिला मुख्यालय के साथ लगते अजनोली बेला में एक व्यक्ति द्वारा तूड़ी में छिपाई गई अफीम और चरस की बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के अनुसार एनटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि जिला मुख्यालय के ही साथ लगते गांव लोअर अरनियाला का रहने वाला कुलभूषण नशीले पदार्थों की सप्लाई करता है, जिसके बाद एनटीएफ कांगड़ा टीम प्रभारी इंस्पेक्टर सर्वजीत सिंह की अगुवाई में टीम ने कुलभूषण को काबू किया और अजनोली बेला में बनी एक पशुशाला की ही तूड़ी से 1 किलो 30 ग्राम अफीम व 509 चरस बरामद की। एनटीएफ की टीम द्वारा इस मामले को ऊना सदर थाना के सुपुर्द किया है। अब नशे की खेप के साथ पकड़े गए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह जानने का प्रयास करेगी कि आरोपी के पास नशे की इतनी बड़ी खेप आखिरकार कहां से आई और आगे किसे सप्लाई किया जाना था। एनटीएफ कांगड़ा टीम प्रभारी इंस्पेक्टर सर्वजीत सिंह ने बताया कि उनकी टीम द्वारा नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है और नशा तस्करों को जल्द ही सलाखों के पीछे किया जाएगा। पठानकोट मंडी एनएच पर भेड़कड के पास पलटी टूरिस्ट बस, सुबह 5 बजे पेश आया हादसा। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर भेड़कड के नजदीक गुरुवार को सुबह करीब 5 बजे एक टूरिस्ट बस पलट गई, जिसमें चालक को मामूली चोटें आई है। जानकारी अनुसार गुरुवार को सुबह भेड़कड के नजदीक पठानकोट से कांगड़ा की तरफ जा रही टूरिस्ट बस अचानक सड़क पर पलट गई तथा शोर सुनकर आसपास के लोग वहां आ गए। स्थानीय लोगों ने चालक को बाहर निकाला तथा अस्पताल में उपचार हेतु भेजा। गनीमत रहा कि टूरिस्ट बस में अन्य कोई नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो जाता। बुद्धिजीवियों ने कहा कि इस मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिस कारण अक्सर यहां ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बुद्धिजीवियों ने मार्ग को दुरुस्त करने की मांग उठाई है। ई टैक्सी हायर करने को ऑनलाइन होंगे आवेदन। विभाग ने जारी की अधिसूचना, तैयार होगा पोर्टल। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों व स्वायत्त संस्थाओं को ई टैक्सी हायर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इस सॉफ्टवेयर को भी राज्य सरकार अधिसूचित करेगी। आवेदनों की छंटनी व सिलेक्शन प्रक्रिया आरटीओ के स्तर पर की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाली ई टैक्सियों के संचालन को लेकर एसओपी जारी की गई थी। अब इस एसओपी में कुछ और पॉइंट जोड़े गए हैं। गौरतलब है कि यह टैक्सियां सरकारी विभागों के साथ अटैच की जाएगी। परिवहन विभाग ने सबसे पहले 15 ई टैक्सियों को किराए पर लेने का फैसला किया है। परिवहन विभाग ने सोमवार को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया को पहले से ही अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत डेंटल गतिविधियां, मत्स्य पालन की गतिविधियां और ई टैक्सी, ई बस, ई ट्रक और ई ट्रैम्पो ट्रैवलर की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया है।
सभी क्षेत्रों में संबंधित विभागों को गतिविधियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होती है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा ई टैक्सियों की खरीद व संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। एसओपी के मुताबिक ई टैक्सी खरीदने व उन्हें सरकारी विभागों के साथ अटैच करने के लिए विभाग की ओर से एक परफॉर्मा तैयार किया है। 4 साल के लिए सरकारी विभागों से अटैच। एसओपी के अनुसार ई टैक्सी 4 वर्षों के लिए सरकारी विभागों के साथ अटैच होगी। इसके बाद 2 साल के लिए इस अवधि का और अधिक बढ़ाया जा सकता है। विभाग ने ई टैक्सियों को मॉडल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरियों में विभाजित किया है। इन कैटेगरी के हिसाब से ई टैक्सियों का किराए पर लिया जाएगा। ई टैक्सी की खरीद व इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए वर्कशॉप, अवेयरनेस कैंप, ई व्हीकल के डेमो आरटीओ स्तर पर परिवहन विभाग ओर से दिए जाएंगे। स्कूलों में खेल सांस्कृतिक गतिविधियों पर लगी रोक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर जारी किए निर्देश। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शीतकालीन प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने दिसंबर माह में वार्षिक परीक्षाओं को लेकर स्कूलों में खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। नवंबर और दिसंबर के दौरान गैर शिक्षण गतिविधियों नहीं करने के लिए कहा गया है। शिक्षा निदेशालय से जारी अधिसूचना में कहा है कि दिसंबर में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इसके अलावा अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं भी दिसंबर के पहले सप्ताह में होंगी। ऐसे में स्कूलों में नवंबर और दिसंबर के दौरान खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां न आयोजित की जाएं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आदेशों में कहा गया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि न की जाए जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो। स्कूलों में नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कला संकाय प्रथम वर्ष में काजल टॉपर, मधु सेकेंड। सरकार पटेल विश्वविद्यालय ने कला संकाय प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कला संकाय में बीटीसी कॉलेज बनीखेत की काजल 9.25 एसजीपीए लेकर टॉप रही है। विश्वविद्यालय ने जून महीने में कला संकाय प्रथम वर्ष की परीक्षा ली थी, जिसमें 16,019 विद्यार्थी बैठे थे। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणाम में अब 65% विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए पदोन्नत किया गया है। हालांकि परीक्षा परिणाम में मात्र 24% छात्र छात्राएं ही सभी विषयों में पास हो सके हैं। परीक्षा परिणाम में गवर्नमेंट कॉलेज पनारसा की मधु 9.22 एसजीपीए लेकर दूसरे स्थान पर और बीटीसी डीएवी कॉलेज बनीखेत की ही दीक्षिता गुप्ता 9.18 एसजीपीए लेकर तीसरे स्थान पर रही है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने बताया कि कला संकाय प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। शोध बेहतर बनाएंगे ऊना चंडीगढ़। IIIT और NITTTR मिलकर करेंगे काम। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान IIIT ऊना ने ज्ञान साझा करने और अनुसंधान और शिक्षण पर सहयोग करने के लिए NITTTR चंडीगढ़ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी दोनों संस्थानों के संकाय सदस्यों को विचारों और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने की अनुमति देगी। वे विभिन्न तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं पर भी मिलकर काम करेंगे। इसके अतिरिक्त
IIT ऊना के छात्रों को NITTR चंडीगढ़ से विशेष पाठ्यक्रमों और संसाधनों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। दोनों संस्थान ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित करेंगे। इस सहयोग से तकनीकी शिक्षा में प्रगति आने और दोनों संस्थानों को लाभ होने की उम्मीद है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष रवि शर्मा ने कहा कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से IIT ऊना और चंडीगढ़ में NITTR में तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। उन्हें उम्मीद है कि यह साझेदारी ज्ञान, शिक्षकों और छात्रों को साझा करने के माध्यम से दोनों संस्थानों को उत्कृष्टता के केंद्र में बदल देगी। ऊना के संस्थापक और निदेशक प्रो. एस. सेल्वा कुमार ने कहा कि इस सहयोग से उनके छात्रों के लिए सर्वोच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं NITTR चंडीगढ़ के प्रभारी प्रो. भोला राम गुर्जर ने कहा कि साथ मिलकर काम करके तकनीकी शिक्षा व शोध को और भी बेहतर बना सकते हैं। शीतकालीन स्कूल वार्षिक परीक्षाओं को 10 नवंबर तक भेजे प्रश्नपत्रों की डिमांड। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड की ओर से नवंबर व दिसंबर में संचालित की जाने वाली शीतकालीन विद्यालयों में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश के समस्त राजकीय व शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त निजी शीतकालीन विद्यालयों को 10 नवंबर तक अपनी प्रश्नपत्र डिमांड बोर्ड को देनी होगी। डिमांड के लिए विद्यालय बोर्ड की वेबसाइट में अंकित ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन में जाकर ऑनलाइन प्रश्नपत्र डिमांड फॉर तीसरी, 5वीं व 8वीं कक्षा पर जाकर संबंधित कक्षावार प्रश्नपत्रों की मांग विद्यालय 10 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं। कक्षा तीसरी व 5वीं के लिए 100 रुपये शुल्क प्रति छात्र व 150 रुपये शुल्क प्रति छात्र देना होगा। तीसरी, 5वीं व 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क केवल निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से ऑनलाइन ही देय होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। 6% ब्याज सहित करें पेंशन का भुगतान। HC ने इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की अपील की खारिज। पेंशन से जुड़े मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की अपील को 1 लाख कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने निगम को आदेश जारी किए हैं कि वह मई 2014 से प्रार्थी को 6% ब्याज सहित पेंशन की अदायगी करें। अपील में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी का पति जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 16 मार्च 1988 से कार्य कर रहा था। 26 अक्टूबर 2002 को जब वह विभागीय काम से कुल्लू गया हुआ था तो उस दौरान उसकी मौत हो गई। मई 2014 में प्रार्थी ने निगम के समक्ष प्रतिवेदन के माध्यम से उसे पारिवारिक पेंशन दिए जाने बाबत गुहार लगाई। प्रतिवेदन पर निगम द्वारा पेंशन न दिए जाने की स्थिति में प्रार्थी ने तत्कालीन प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष याचिका दायर की। प्रशासनिक प्राधिकरण ने 3 मार्च 2019 को निगम को आदेश जारी किया कि वह बिमला सूद के मामले में पारित निर्णय के तहत प्रार्थी को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने बाबत विचार करें। जब निगम की ओर से इस बाबत कोई कम नहीं उठाया गया तो प्रार्थी को मजबूरन हाई कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी। 29 फरवरी 2020 को प्रार्थी का पारिवारिक पेंशन के लिए क्लेम को खारिज कर दिया गया। प्रार्थी ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की जिसे एकल पीठ ने प्रार्थी के हक में फैसला सुनाया
और प्रार्थी को हिमाचल प्रदेश कारपोरेट सेक्टर एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1999 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन देने के आदेश जारी किए। इसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपील दायर की थी, जिसे खंडपीठ ने अफसोसनाक व अपमानजनक पाते हुए 1 लाख रुपए कास्ट के साथ खारिज कर दिया। पुलिस प्रॉपर्टी के व्यवसायीकरण पर हाई कोर्ट ने लगाई पाबंदी। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, खेल मैदान का दुरुपयोग न करें। प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन की संपत्तियों का व्यवसायीकरण करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अपने आदेशों में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुलिस अपने खेल मैदानों सहित अन्य संपत्तियों का व्यवसायीकरण कर दुरुपयोग न करे। मामले के अनुसार प्रार्थी मैसर्ज मान्या गारमेंट्स ने याचिका दायर कर पुलिस ग्राउंड चंबा का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। प्रार्थी को 3 अक्टूबर 2023 को एसपी चंबा ने पुलिस ग्राउंड का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की थी। इसके लिए 20,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 3 लाख रुपए किराया देने का करार हुआ था। अनुमति मिलने के 9 दिन बाद पुलिस प्रशासन ने उपरोक्त अनुमति वापस ले ली। इसका कारण प्रशासनिक बताया गया। प्रार्थी का कहना था कि उसने अनुमति मिलने के बाद ग्राउंड में दुकानें लगाने के लिए भारी राशि खर्च की है और उसे मिली अनुमति को वापस लेने का निर्णय एक तरफा लिया गया। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से असहमति जताते हुए कहा कि पुलिस ग्राउंड का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रार्थी को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिए कि वह जांच कर पता करे कि किन परिस्थितियों में पुलिस ग्राउंड चंबा को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिया गया। क्रिप्टो ठगी को हेल्पलाइन नंबर जारी, घोटाले का शिकार लोग व्हाट्सएप और ईमेल पर दर्ज करवाएं शिकायत। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले की शिकायतें दर्ज कराने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ठगी का शिकार हुए पीड़ित लोग पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए नंबर और जीमेल की आईडी पर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रदेश क्रिप्टो करेंसी के नाम ठगे गए लोगों की शिकायतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए पुलिस मुख्यालय द्वारा क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले की शिकायतें दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। गौर हो कि पुलिस मुख्यालय द्वारा 26 सितंबर को क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की जांच के लिए डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एसआईटी की जांच के दौरान पुलिस थाना पालमपुर जिला कांगड़ा में दर्ज की गई एफआईआर में मुख्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पुलिस को अभी भी बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी से संबंधित पुलिस मुख्यालय द्वारा शिकायतकर्ताओं की सुविधा के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 85,447 से 36,565 पुलिस मुख्यालय शिमला में स्थापित किया है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें व्हाट्सएप नंबर 85,447 से 36,565 पर भी भेज सकते हैं या अपनी संपर्क जानकारी के साथ पर एक ईमेल भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है वह उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है, जिसे बाद में आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए उपरोक्त एसआईटी को भेज दिया जाएगा। चुनावों से पहले रूठौन को मनाने की तैयारी, हमीरपुर में पूर्व सीएम धूमल ने शिकवे मिटाने का किया प्रयास। प्रदेश में विपक्ष में बैठी भाजपा 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों से पूर्व रूठौन को मनाने में जुट गई है।
गुपचुप तरीके से बंद कमरों में बैठकों का दौर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बुधवार को हमीरपुर के एक पैलेस में पार्टी से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए एक मैराथन बैठक चली। हालांकि इस बैठक से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैठक में 70 से 80 भाजपा के वे पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद रहे जो किसी न किसी बात को लेकर संगठन से नाराज चल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इस बैठक में मुखिया की भूमिका निभाते हुए नाराज चल रहे लोगों को एकजुट करने का प्रयास भी किया। लोकसभा चुनावों की इस बेला में उनकी नाराजगी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे में संगठन किसी भी तरह का रिस्क इस वक्त नहीं लेना चाहेगा। बैठक में सभी मंडलों के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष के अलावा जिला के वर्तमान और पूर्व अध्यक्षों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। विदित रहे कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं प्रदेश के 3 अन्य संसदीय क्षेत्रों में से 2 में भी मौजूदा समय में भाजपा के ही सांसद हैं। हालांकि पार्टी ने पिछली बार 4 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन उपचुनाव में मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी रही प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा एक बार फिर से 4 सीटों पर जीत के सपने संजो रही है, लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए पार्टी को पहले अपने कुनबे को एकजुट करना होगा। केंद्र सरकार ने नहीं भेजी कोई मदद, सीएम सुक्खू बोले। प्रदेश सरकार ने किया था 12,000 करोड़ की राहत का क्लेम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र से 12,000 करोड़ रुपए राहत का क्लेम किया था, लेकिन अभी तक प्रदेश को कोई मदद नहीं मिल पाई है। लेकिन केंद्र सरकार की टीम हिमाचल आई है और इससे राज्य के क्लेम के मुताबिक मदद मिलने की संभावना फिलहाल बनी हुई है। मुख्यमंत्री बुधवार को सचिवालय में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा राहत पैकेज की शुरुआत मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिला से करेगी। इन इलाकों में प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार 75,000 का कर्ज और 1,000 करोड़ की देनदारी छोड़ गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन अभी भी जमीन के 27,000 मामले फंसे हुए हैं। यदि जनमंच ईमानदारी से आयोजित किया जाता तो अब तक इन मामलों का समाधान हो चुका होता। उन्होंने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद इंतकाल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों को ठगने का काम किया गया। अब राज्य सरकार जमीनी कार्यों में तेजी लाने के लिए कदम उठाने जा रही है। इसमें डिमार्केशन के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए राजस्व कानून में बदलाव लाया गया है। उन्होंने कहा कि जनमंच में जो काम पूर्व सरकार ने अधूरे छोड़े थे, उन्हें मौजूदा सरकार पूरा करेगी। हालात सुधरते ही जिला परिषद कर्मियों पर फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जिला परिषद कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने पहला फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कर्मचारियों को स्टेट कैडर में मर्जर किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कर्मचारियों को इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा झेल रही है और जैसे ही हालात सुधरेंगे जिला परिषद कर्मचारियों के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों से राज्य सरकार का साथ देने का आह्वान किया है। चौपाल के गागना में मकान राख, अचानक सुलगी चिंगारी ने मचाई तबाही, लाखों का नुकसान।
उपमंडल चौपाल की ननाहर पंचायत के तहत गागना गांव में अग्निकांड की घटना में एक स्लेटपोश मकान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार गागना गांव निवासी साहिल पुत्र जगदीश के कष्ट निर्मित स्लेटपोश मकान में मंगलवार देर रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, परंतु आग लगने का कारण फिलहाल बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुखद यह है कि घर के सदस्य इस अग्निकांड में तन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा पाए। आग की लपटें देख स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू का प्रयास किया, परंतु आग इस कदर विकराल रूप ले चुकी थी कि इस पर काबू नहीं पाया जा सका। जानकारी के अनुसार साहिल के पुश्तैनी मकान में अग्निकांड से परिवार बेघर हो गया है। यह मकान लकड़ी व पत्थर का बना था, जिसमें 3 कमरे थे, जो कि आग लगने के कुछ ही घंटों में खाक हो गए। हालांकि प्रशासन की ओर से एसडीएम चौपाल नारायण सिंह ने प्रभावित परिवार को फौरी राहत प्रदान की है, परंतु प्रभावित परिवार के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर्द रातें खुले आसमान के नीचे कैसे कटेगी। पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। एसडीएम चौपाल नारायण सिंह ने कहा कि प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए नकद तथा कंबल व तिरपाल प्रदान किए हैं। केंद्र से आई टीम ने जांचा पंडोर डैम। बरसात में बांध से अचानक पानी छोड़े के कारणों का बारीकी से निरीक्षण। हिमाचल में मानसून में विभिन्न बांधों से अचानक पानी छोड़े जाने के कारणों तथा उसकी सत्यता की जांच के लिए इन दिनों केंद्रीय जल आयोग का एक दल हिमाचल के दौरे पर है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष R.K. गुप्ता के नेतृत्व में आए इस दल ने बुधवार को पंडोर डैम का निरीक्षण किया। दल में केंद्रीय जल आयोग के पूर्व निदेशक हरकेश कुमार, निदेशक हाइड्रोलॉजी गोवर्धन प्रसाद, निदेशक NDSA चंडीगढ़ क्षेत्र RPS वर्मा, निदेशक केंद्रीय जल विद्युत परियोजना एवं जांच पड़ताल मंडल बलवंत कुमार सम्मिलित थे। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डा मदन कुमार के अलावा प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के अधिकारी सहित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय दल ने बरसात के मौसम के दौरान जुलाई तथा अगस्त माह में पंडोर डैम से पानी की निकासी से पूर्व किए गए प्रचार प्रसार तथा किन परिस्थितियों में पानी छोड़ा गया तथा उससे हुए नुकसान को लेकर विस्तृत जांच की। इसके अलावा दल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के उच्च अधिकारियों से भी डैम से पानी छोड़े जाने की वास्तविकता को लेकर जानकारी ली। बता दें, हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम के दौरान भीषण बारिश व बादल फटने की घटनाओं के कारण नदी नालों में बाढ़ आने के दृष्टिगत विभिन्न डैमों से पानी की निकासी की गई थी। इससे नदियों में बाढ़ के हालात बने और सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान हुआ था। इसे लेकर कारणों व सत्यता की जांच के लिए केंद्रीय दल पौंग, पार्वती स्टेज 3, मलाना 2 और पंडोर डैम के निरीक्षण के लिए दौरे पर है। कुल्लू दशहरा को बॉलीवुड पंजाबी गायक तय 6 सांस्कृतिक संध्याओं में मचाएंगे धमाल, एक शाम पहाड़ी गायकों के नाम। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में इस बार बॉलीवुड व पंजाबी कलाकारों की धूम रहेगी। दशहरा उत्सव समिति ने सभी 7 स्टार नाइट के लिए स्टार गायकों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें से 6 सांस्कृतिक संध्याएं बॉलीवुड व पंजाबी गायकों के नाम होगी, जबकि अंतिम सांस्कृतिक संध्या पहाड़ी गायक कलाकारों के नाम रहेगी। दशहरा उत्सव के पहले दिन बॉलीवुड कलाकार साज भट्ट अपनी प्रस्तुति देंगे। क्या मेरा ही दिल मिला तुझे तोड़े के लिए, हल्की सी बरसात, आहिस्ता आहिस्ता, सताया न करो, पहला प्यार, मुझे प्यार हो गया, मुस्काराना तेरा,
मंजूरे नजर समेत कई धमाकेदार गानों के तरानों पर झुमाएंगे। दूसरे दिन 25 अक्टूबर को पंजाबी गायक कलाकार समीर कौर पंजाबी गानों का तड़का लगाएंगे। 26 अक्टूबर को उफानी बैंड की प्रस्तुतियां रहेंगी। 27 को शिवजोत, 28 को जसराज जोशी, 29 को मोनाली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगी। 30 को पहाड़ी नाइट कलाकारों के नाम रहेगी। इसके अलावा इस वर्ष का दशहरा देव संस्कृति के साथ साथ देश विदेश की संस्कृति का आदान प्रदान का उत्सव होगा। इसके लिए दशहरे से संबंधित एक आकर्षक तथा जानकारी पूर्ण स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाएगा। इसमें कुल्लू जिले की समृद्ध संस्कृति, इतिहास व परंपरा पर आधारित लेख प्रकाशित होंगे। उत्सव में सांस्कृतिक परेड व कुल्लू कार्निवाल के लिए पेशेवर कोरियोग्राफर की सेवाएं ली जाएंगी ताकि इस कार्य को बेहतर गुणवत्ता के साथ प्रस्तुत किया जा सके। 25 अक्टूबर को होने वाली सांस्कृतिक परेड में 20 से अधिक देशों ने भाग लेने को हामी भरी है। इसके अलावा देश के नॉर्थ ईस्ट के राज्य के अन्य राज्यों के सांस्कृतिक दल शामिल होंगे। उधर डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का कहना है कि उत्सव का आगाज रघुनाथ की रथ यात्रा से किया जाएगा। 332 देवी देवताओं को उत्सव में आने का निमंत्रण दिया गया है। 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल का आयोजन होगा, जिसमें पहाड़ी संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए झांकियां भी निकाली जाएंगी। वहीं दूसरी ओर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि उत्सव में आयोजित कार्यक्रम सभी तक पहुंचे के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी ताकि शहर के हर कोने में इसका लाइव प्रसारण देखा जा सके। उन्होंने कहा कि दशहरे के दौरान देवलुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हमीरपुर आयोग में 10 महीने बाद हलचल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डा पुरुथी कल लेंगे बैठक। पिछले साल 23 दिसंबर को पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद भंग किए गए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में करीब 10 महीने के बाद फिर हलचल शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने हमीरपुर स्थित इसी मुख्यालय में राज्य चयन आयोग बनाने का फैसला किया है और इसके लिए नियुक्त चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डा राजकृष्ण पुरुथी गुरुवार को हमीरपुर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को आईएएस अधिकारी डा पुरुथी राज्य चयन आयोग की अगली प्रक्रिया पर वहां बैठक करेंगे। इस आयोग में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर एचएएस अधिकारी जितेंद्र सांजटा की नियुक्ति हो चुकी है। कार्मिक विभाग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में रहे 15 कर्मचारियों को भी वहां का काम चलाने के लिए नियुक्त किया है। इनके साथ भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला रोड मैप तय होगा। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को इस बारे में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भी देनी है। राज्य सरकार बहुत जल्द इन्हें 4 और विशेषज्ञ देने वाले हैं, जिन्हें डेपुटेशन के जरिए भेजा जा रहा है। इसके बाद राज्य चयन आयोग की यह बॉडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की संभावना देखने के लिए भारत सरकार की एजेंसी सी-डैक से चर्चा शुरू करेगी। राज्य चयन आयोग में अभी भी राज्य सरकार ने पद क्रिएट नहीं किए हैं। इसके लिए क्लास 3 की भर्तियों के लिए बनाई गई दीपक सानन कमेटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। इसी रिपोर्ट के बाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने भी अगली कार्य योजना को लेकर कुछ फैसले लेने हैं। तभी यह पता चलेगा कि राज्य चयन आयोग कब से क्लास 3 की भर्तियों अपने आप शुरू कर सकेगा। सिलेबस तैयार, परीक्षा जल्द। एचआरटीसी में कंडक्टर के 360 पदों को भरने को लेकर लोक सेवा आयोग में चल रही प्रक्रिया लगभग अंतिम स्टेज पर है। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद अब लोकसभा आयोग नवंबर महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में यह लिखित परीक्षा करेगा।
एचआरटीसी के निदेशक मंडल ने भी इन पदों को भरने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। लोक सेवा आयोग इस भर्ती को लेकर सरकार की मंजूरी का ही इंतजार कर रहा था। यह भर्ती प्रक्रिया भी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से ही लोक सेवा आयोग को शिफ्ट हुई थी। देवियों के दरबार 74,000 भक्त नतमस्तक, चौथे नवरात्र पर शक्तिपीठों में तिल धरने को जगह नहीं। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में आश्विन नवरात्र मेले के चौथे दिन बुधवार को 74,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नयना देवी, बज्रेश्वरी देवी व चामुंडा देवी मंदिर में 74,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। आश्विन नवरात्र मेले के पहले दिन प्रदेश के 4 शक्तिपीठों में मां के चरणों में भक्तों ने 34,77,419 रुपये का नकद चढ़ावा चढ़ाया है। वहीं 35 ग्राम 400 मिलीलीटर सोना और 1 किलो 693 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। ऊना जिला के उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में चौथे नवरात्र पर 13,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया, जबकि तीसरे नवरात्र पर 12,58,647 रुपये नकद चढ़ावा, 25 ग्राम सोना और 57 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। वहीं नयना देवी मंदिर में चौथे नवरात्र पर 21,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने बताया कि नवरात्र मेले के तीसरे दिन मंदिर न्यास को 10,46,892 रुपये का नकद चढ़ावा और 10 ग्राम 400 मिलीलीटर सोना और 1 किलो 436 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। ज्वालाजी मंदिर में बुधवार को 15,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। मंदिर अधिकारी अनिल ने बताया कि तीसरे नवरात्र पर मंदिर न्यास को 7,32,462 रुपये का नकद चढ़ावा और 200 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। कांगड़ा स्थित बज्रेश्वरी देवी मंदिर में 15,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मंदिर अधिकारी नीलम राणा ने बताया कि तीसरे नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में 4,39,418 रुपये का नकद चढ़ावा चढ़ाया है। उधर चामुंडा देवी मंदिर में नवरात्र मेले के चौथे दिन बुधवार को 10,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया। एचडीएम मंदिरों में भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात, हर गतिविधि पर नजर। कैदियों के बचाव करते जेलर को भी आई चोटें। प्रदेश के शक्तिपीठों में 15 अक्टूबर से शरद नवरात्र के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र मेले के चौथे दिन 3,73,691 श्रद्धालुओं में मैया के चरणों में शीश नवाया है। प्रदेश के शक्तिपीठों में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से अब तक करीब 3,73,691 श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर अपना शीश नवाया। इस दौरान प्रदेश में स्थित शक्तिपीठों में 7,514 एलएमवी, 1,758 हैवी वाहन तथा 11,746 दोपहिया वाहनों का आवागमन हुआ है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रबंध किए हैं। डीजीपी ने कहा कि सभी शक्तिपीठों में जिला पुलिस के साथ भारतीय आरक्षित वाहिनियों से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया है। हिमाचल पुलिस प्रदेश में स्थित शक्तिपीठों में आ रहे सभी श्रद्धालुओं की पेशेवर तरीके से सुरक्षा हेतु निरंतर कार्यरत व सदैव तत्पर है। हैरतअंगेज, पुलिस के मालखाने से 33 किलो चरस गायब, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश।
प्रदेश हाईकोर्ट ने मालखाने से गायब हुई 33 किलोग्राम चरस के मामले में गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए हैं कि वह इस मामले की जांच करे और जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 2 आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई के पश्चात यह पाया कि आरोपियों से 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी, जिसमें से 1-1 किलो के 3 सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण हेतु लिए गए थे। बची हुई 107 किलोग्राम चरस को माल खाने में रखा गया था, जिसमें से कुल 74 किलोग्राम चरस को 3 अलग-अलग पार्सल बनाकर नष्ट कर लिया गया, जबकि बाकी बची हुई 33 किलोग्राम चरस का कोई पता नहीं चला कि वह कहां गायब हो गई। राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि शायद 33 किलोग्राम चरस सूख गई, जिस पर न्यायालय ने आश्चर्य जताया और न्यायालय ने इस प्रकरण को लेकर जांच का जिम्मा सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को सौंप दिया ताकि वह इसके लिए जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाए। गौरतलब है कि चरस तस्करी से जुड़े इस मामले में बंजार पुलिस स्टेशन के समक्ष 14 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 3 आरोपियों से कुल 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए थे। 2 दिनों के भीतर इन दोनों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। पीएम मोदी से मिले जयराम ठाकुर, आपदा में प्रदेश के सहयोग के लिए जताया आभार, मांगी और मदद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रदेश में बारिश से हुई क्षति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने केंद्र द्वारा प्रदेश को आपदा की घड़ी में दिए गए सहयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उनसे मैंने प्रदेश को और अधिक मदद देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र को कीरतपुर से सुंदरनगर 4 लेन हाईवे के उद्घाटन के लिए हिमाचल प्रदेश आने के लिए निवेदन किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के द्वारा घोषित आपदा राहत पैकेज में केंद्र का बड़ा हिस्सा है। प्रदेश सरकार ने बदले 5 एचपीएस अधिकारी, खबर में पढ़े किसे कहां लगाया। प्रदेश सरकार ने बुधवार को 5 एचपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। एचपीएस अधिकारियों में शमशेर सिंह को एचपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय से बदलकर एसपी लीव रिजर्व पीटीसी दरों लगाया गया है। वहीं एसपी लोकायुक्त वीरेंद्र कालिया को बदलकर एसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय लगाया गया है। इसके अलावा एएसपी दिनेश शर्मा को सेकंड आईआरबीएन स्को से बदलकर एएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय लगाया है। वहीं अंडर ट्रांसफर चल रहे डीएसपी योगेश दत्त को 4th आईआरबीएन की जगह अब डीएसपी 5th आईआरबीएन बस्सी जिला बिलासपुर लगाया गया है। कल बिलासपुर में होंगे सीएम सुखविंदर सुक्खू, पहले दौरे में करेंगे करोड़ों के शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बिलासपुर के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री सुक्खू का बिलासपुर में यह पहला दौरा होगा, जिसमें वह करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री 19 व 25 अक्टूबर को बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बिलासपुर शहर के लिए 100 करोड़ की सबसे बड़ी सीवरेज योजना की आधारशिला रखेंगे।
इसके अलावा कृषि भवन निर्माण के लिए 3.5 करोड़, नर्सिंग हॉस्टल व इंस्टीट्यूट भवन के लिए 0.6 करोड़, बिलासपुर गुरुद्वारा के पास पार्किंग निर्माण के लिए 3.5 करोड़, बरमाणा लघट फुटपाथ के लिए 1.50 करोड़, मुक्तिधाम सराय निर्माण के लिए 45 लाख, लाइब्रेरी भवन के लिए 50 लाख व लक्ष्मी नारायण मंदिर सराय निर्माण के लिए 31 लाख रुपए से निर्मित योजनाओं की नींव रखेंगे। सुंदरनगर के हराबाग में बाइक और पिकअप में जोरदार टक्कर, प्रवासी युवक की मौत। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर सुंदरनगर के हराबाग में एक बाइक पिकअप में आमने सामने जोरदार भिड़ंत होने से 37 वर्षीय प्रवासी युवक की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार दूसरे युवक को मामूली चोटें आई है। दोनों सलापड़ की तरफ जा रहे थे कि विपरीत दिशा से आ रही पिकअप से आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में प्रवासी युवक वसीम निवासी मुजफ्फरनगर यूपी की मौके पर मौत हो गई व दूसरे घायल सादिक को उपचार के लिए सिविल सुंदरनगर पहुंचाया है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण सहित सलापड़ पुलिस ने घटनास्थल का जायजा ले लिया है। मृतक का शव सिविल अस्पताल सुंदरनगर के शव गृह के रखा है, जहां से पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सपुर्द किया जाएगा। बिना सवारी सामान की टिकट काटने पर कंडक्टर से उलझा शख्स, नाहन में पेश आया मामला। एचआरटीसी बसों में बिना सवारी सामान ले जाने पर परिचालक द्वारा जिम्मेदारी तय होने व सामान का टिकट काटने की नीति तय होने के बाद निगम की बसों में आए दिन सवारियों व कंडक्टर्स के बीच बहस और झगड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया आज एचआरटीसी नाहन डिपो की नाहन रेणुकाजी रूट बस में उस दौरान पेश आया, जब नाहन बस अड्डा से एक व्यक्ति ने बिना सवारी बैग जमटा स्टेशन के लिए नाहन से बस में रखा। इस बीच निगम के परिचालक अमित कुमार ने जब बिना सवारी सामान का टिकट लेने के लिए कहा तो वह परिचालक से उलझ गया। निगम परिचालक ने बताया कि यह शख्स अक्सर सामान जमटा के लिए लोड करता है, मगर अब जबकि लगेज पॉलिसी लागू हो गई है, लिहाजा बिना सवारी के सामान की पूरी टिकट बन रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।